गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो करेंगे, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1923 में लिखी थी। जैसे कि ये टाइटल बोल रहा है डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे डस्ट का मतलब धूल या मिट्टी के कण से नहीं है। यहाँ पे डस्ट का मतलब है किसी चीज को झाड़ना। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि कोई चीज क्या है, स्नो के जो छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसको झाड़ता है। तो जैसे फिर हम पोएम जैसे स्टार्ट करते हैं, तो वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी। पहले हम रीडिंग ले लेते हैं पूरी पोएम की, फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं। लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुई है वो उसकी भी हम बात करेंगे। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जैसे कि हमें मोस्टली सभी को पता है, पहले हम मीनिंग देखते हैं कि हेमलॉक ट्री का मतलब क्या होता है। हेमलॉक ट्री एक आपका पॉइजनस प्लांट होता है विद वाइट फ्लावर्स ऑन इट। यानी कि एक हेमलॉक ट्री जैसे धतूरा आपने सुना होगा, धतूरा एक प्लांट होता है, पॉइजनस प्लांट होता है वो, लेकिन उसके वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो ऐसे ही हेमलॉक ट्री वो क्या है आपका, धतूरा, यानी कि पॉइजनस प्लांट है आपका। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इस पोएम में पोइट फर्स्ट स्टैंजा में क्या करें, उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। द वे अ क्रो यानी कि उस वे से, उस तरीके से, जिस तरीके से, यानी कि इस जो पूरी एंटायर पोएम में, पोएम छोटी है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या डीप है, बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है ये। इस पोएम में जो हमारा सीन है पोएम का वो क्या है कि पोइट बहुत ही सैड मूड में है किसी वजह से। हमें वो अननोन, उसका रीजन नहीं पता है कि क्या, किसी वजह से कोई भी इंसान परेशान हो सकता है, हमें सभी का रीजन थोड़ी ना पता है। तो ऐसे ही जो ये पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये किसी रीजन से, किसी अननोन रीजन से बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, जिसकी वजह से उसने अपने पूरा दिन का जो टाइम है वो उसने वेस्ट कर दिया सैडनेस में। तो वो क्या है, जो पोइट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है, वहां से गुजरा या वहां पर वो खड़ा है। जैसे ही वो वहां पर खड़ा है तो जो क्रो है वो पता नहीं, वो वहां से उड़ रहा था, वो उस ट्री के ऊपर बैठा था, वो उस ट्री के ऊपर बैठा था, वो अपनी पोजीशन चेंज, हमें ये भी नहीं पता है कि उसकी पोजीशन वो कर क्या, लेकिन जैसे उस क्रो की वजह से जो उस हेमलॉक ट्री पर स्नो जो जमी हुई है वो उस क्रो की वजह से पोइट पर गिर जाती है। और पोइट पर जब वो स्नो गिरती है तब पोइट का जो सैड मूड है वो चेंज होकर हैप्पी मूड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका मूड टोटली चेंज हो जाता है। और जो उसने टाइम वेस्ट किया था और जो उसको वो भूल जाता है और वो सोचता है कि जो मेरा दिन का जो बाकी समय बचा है उसका मैं यूटिलाइजेशन करूँ, उसको मैं यूज करूँ, अच्छी जगह में उसका यूटिलाइज करूँ। देखते द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। क्या जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर उस बर्फ के कणों को जो कि हेमलॉक ट्री पर थे वो मेरे ऊपर झाड़े। Has given my heart a change of mood। उन कणों ने मेरे जो दिल में जो दुख था, जो मैं परेशान था, उसमें उसकी वजह से जो डस्ट के पार्टिकल, जो स्नो के जो पार्टिकल्स मेरे ऊपर जो गिरे, उसकी वजह से मेरा एंटायर मूड में क्या एक चेंज आया। And saved some part of a day I had rued। यहाँ पे जो rued है मतलब कि held in regret, जब हमें पछतावा होता है। कह रहा है उस चीज, जब वो क्रो ने जब वो हेमलॉक ट्री शेक की, ठीक है, और उससे जो स्नो की डस्ट जो मेरे ऊपर गिरी, यानी कि स्नो के जो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरे, उसकी वजह से मेरे मूड में चेंज आया। और उस जो मूड में चेंज आया उसकी वजह से जो मैंने अपना दिन जो खराब किया, जिसका मुझे पछतावा था, उसने जो मेरा बाकी जो दिन बचा था उसको सेव कर लिया, बचा लिया। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री का मतलब क्या बताया, एक पॉइजनस प्लांट है जिसके वाइट फ्लावर्स हैं। मोस्टली हम हेमलॉक ट्री को एक बैड ओमेन की तरह लेते हैं, यानी कि सिंबल ऑफ सैडनेस और डेस्पेयर और ग्लूम, यानी कि इसको हम हमेशा निराशा, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। लेकिन पोइट ने और क्रो को भी हम ऐसे ही नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं कि बैड ओमेन, जो हम कहते हैं ना शगुन, नाशगुन, अपशगुन बोलते हैं जिस तरीके से, वैसे भी क्रो को हम नेगेटिविटी फैलाने वाला सिंबल मानते हैं, ऐसे हेमलॉक ट्री को मानते हैं। लेकिन पोइट ने इस पोएम में इन दोनों ही सिंबल को पॉजिटिव चेंज लाने के लिए यूज किया। अदरवाइज मोस्टली पोएम्स में हम क्या देखते हैं, क्रो यानी कि बर्ड जो है वो हम स्पैरो या नाइटिंगेल का ही यूज देखते हैं। ऐसे ही बर्ड जो हमारे जो ट्री है वहां पर हेमलॉक ट्री यानी कि पॉइजनस ट्री को ना देखकर वहां पर हमारे
ओक ट्री, मैपल, पाइन, इन ट्री का वहां पर हम जिक्र देखते हैं कि जो अच्छी चीज है जिनका हमें लगता है कि जो कि हमारे माइंड में पहले से सेट है कि अगर इन बर्ड्स का नेम आया है, यानी कि नाइटिंगेल का नेम आया, कुकू का नेम आया, दैट मीन्स हम सोचते हैं कि पॉजिटिविटी के लिए, हम उनका यूज ही पॉजिटिविटी। जैसे ही क्रो का नेम आता है हमारे माइंड में एक पहले से जो माइंड सेट है हमारे क्रो के बारे में, वही हमारे दिमाग में इमेजिनेशन आती है कि इसका तो नेगेटिव यूज है। लेकिन पोएट ने इस पोएम में इन दोनों सिंबल्स का यूज पॉजिटिव सेंस में किया। अदरवाइज जैसे कि मानते आ रहे हैं अभी तक इनका यूज कैसे होता है, बैड ओमेन मानते हैं, सिंबल ऑफ सैडनेस, ग्लूम और डिस्पेयर, दोनों का ही हम सिंबल इस तरीके से मानते हैं। लेकिन यहाँ पर पोएट ने इन दोनों का यूज पॉजिटिव सेंस यानी कि इन दोनों चीजों ने, यानी कि हैमलॉक ट्री और क्रो की वजह से उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। कि पोएट कहना चाहता है कि हमें किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो चीज है वो हमेशा हमारे लिए बुराई करे। कई बार हमारे इनऑस्पिशियस थिंग्स भी हमारी लाइफ में चेंज ला सकती है, और वो भी कैसा चेंज, पॉजिटिव चेंज। इनऑस्पिशियस कैसे बोलते हैं हम, यानी कि जो चीज हम बेकार मानते हैं, जो चीज हम खराब मानते हैं हमारे खुद के लिए। तो वैसे हम क्रो को कभी अच्छा सिंबल नहीं मानते, और ना ही कभी हम धतूरा, हैमलॉक ट्री को अच्छा सिंबल मानते हैं। लेकिन पोएट ने इस पोएम में इन दोनों को ही एक अच्छा चेंज लाने का सिंबल माना है। तो अब हम इसमें जो हमारे लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं पोएम में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको मीनिंग समझ में आया क्रो को क्या है। यहाँ पर क्रो को एक यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज किया। यूजुअली हम इसको बैड ओमेन मानते हैं, जो कि सैडनेस, डिस्पेयर, ग्लूम, उसके सेंस में यूज करते हैं। ऐसे ही हैमलॉक ट्री में। अब यहाँ पर जो हमारी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है कौन सी है, फर्स्ट जो हमारा स्टेंजा है, इसमें जो हमारी राइमिंग स्कीम है, राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम होती है आपकी, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट लाइन आपके अगर सेकंड लाइन से राइम करेंगे, जो लास्ट वर्ड की जो साउंड है वो सिमिलर है, जैसे कि द वे अ क्रो और स्नो, क्रो और स्नो दोनों की साउंड लास्ट में सेम है, दैट मींस राइम स्कीम इन दोनों में क्या है, ए ए। ऐसे मी फ्री दोनों में ई ई आ रहा है लास्ट में, यानी कि साउंड ई की आ रही है। तो ये राइम स्कीम यहाँ पर क्या हुई, बी और बी। ठीक है, एक तो हमारी राइम स्कीम देखी हमने ए बी, ये हमारे पूरे पैराग्राफ की राइम स्कीम है। दूसरी बात करते हैं जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई वो कौन सी यूज हुई इसमें, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस वो होता है जिसमें वोवल साउंड होती है थ्रू आउट द पैराग्राफ और थ्रू आउट द सिंगल लाइन और मे बी अ सेंटेंस। ठीक है, एजोनेंस में वोवल साउंड होती है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी जो लाइन है, शूक डाउन ऑन मी, यहाँ पे जो हमारी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है, एजोनेंस। एजोनेंस यूज हुई है। यहाँ पे जो साउंड प्रोमिनेंट है वो कैसी साउंड प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंस ऑफ वोवल साउंड, वोवल साउंड प्रोमिनेंस होता है। और यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में शूक डाउन ऑन मी, यहाँ पर क्या हुआ है, शूक डाउन, यहाँ पे ओ साउंड, यहाँ पर भी दोनों वर्ड में ओ साउंड प्रोमिनेंट है। विच साउंड इज प्रोमिनेंट, ओ, और ओ क्या है आपका, वोवल साउंड में आता है, तो ओ साउंड इज प्रोमिनेंट हियर इन दिस लाइन। ठीक है, तो एक तो जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई वो क्या थी, हमारी राइम स्कीम यूज हुई थी ए बी ए बी। ठीक है, दूसरी हमारी जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई वो ये एजोनेंस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हैज गिवन माय हार्ट, और एक और क्या है इसमें, एजोनेंस आ गया, राइम स्कीम आ गया, एक जो हमारी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है इसमें वो क्या है, एंजाम्पमेंट। वो थ्रू आउट द एंटायर पोएम यूज हुई। एंजाम्पमेंट जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है कि एक जो लाइन है, यानी कि एक पूरा सेंटेंस है, वो इन चारों लाइन में कंटिन्यू करे विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क। कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं, ना कहीं फुल स्टॉप है, ना ही कोमा है, ना ही क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो लाइन है वो कहाँ तक कंटिन्यू है, ये फोर्थ लाइन तक पूरा सेंटेंस हमारा कंटिन्यूटी चल रहा है, यानी कि सेंटेंस कंटिन्यूज, सेम सेंटेंस कंटिन्यूज इन ऑल द फोर लाइन्स, यानी कि सेम सेंटेंस, ये सेंटेंस यहाँ पर जाकर खत्म, यानी कि चारों की चारों लाइन में सेम सेंटेंस जहाँ पे कंटिन्यू होता है वहां पे एंजाम्पमेंट लिटरेरी डिवाइस हमारी यूज होती है। तो हम इसको लिख लेते हैं, when the same line continues, when the same line, same sentence, when the same sentence continues in all the lines, in all the lines,
ऐसे ही जो हमारा सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा में भी हमारी इंजाममेंट लिटरेरी डिवाइस यूज हुई। इंजाममेंट कैसे? हैज गिवन माय हार्ट से लेकर रिवर्ट तक, हार्ट रिवर्ट तक हमारा क्या है? सेम सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, सेम सेंटेंस कंटिन्यू, दैट मींस इंजाममेंट लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। दूसरी जो हमारी लिटरेरी डिवाइस सेकंड स्टैंजा में जो यूज हुई वो है कॉन्सोनेंस। जैसे कि फर्स्ट में एजोनेंस था, वैसे ही सेकंड स्टैंजा में हमारे कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस यूज हुई। कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट की साउंड होती है वो मिडल में भी हो सकती है, स्टार्ट में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। तो वो हम देख लेते हैं, जैसे कि डे, हार्ट, रिवर्ट। यहाँ पे डी की साउंड, डी यानी कि वो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है। तो यहाँ पे डी की जो साउंड है, डी साउंड इज प्रोमिनेंट हियर इन द लास्ट सेंटेंस। डी साउंड इज प्रोमिनेंट, यानी कि इसमें जो बार बार जो साउंड रिपीट हो रही है, किसकी रिपीट हो रही है? डी की साउंड रिपीट हो रही है। जब डी की साउंड रिपीट हो रही है तो वहां पे जो हमारा फिगर लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो है कॉन्सोनेंस। इसमें जो राइम स्कीम है वो है हमारी सी डी। वो कैसे है? देखो, हार्ट पार्ट दोनों में टी ट की आवाज लास्ट में आ रही है, तो सी हमने ले लिया कि क्योंकि ए बी तो हम पहले यूज कर सकते हैं, बाद में हम उसको रिपीट नहीं है। लेकिन अगर वो पूरे पैराग्राफ की बात करता है तब तो हम ए बी करेंगे। अगर सेपरेटली अलग अलग स्टैंजा की बात करें तो अब हम दोबारा से ए और बी यूज कर सकते हैं। अब ये पूरी एंटायर पोएम की बात चल रही है, इसलिए हमने सी और डी सेपरेटली अलग से लिया। अब देखो, हार्ट और पार्ट दोनों की साउंड सेम आ रही है एंड में, मूड और रिवर्ट दोनों में सेम साउंड आ रही है लास्ट में, इसलिए जो हमारे राइम स्कीम यूज हुई वो क्या है? सी डी। ये सी सेम क्योंकि इन दोनों की सेम है, डी किया कि इन दोनों की सेम है। राइम स्कीम भी आ गई। इंजाममेंट लिटरेरी डिवाइस दोनों स्टैंजास में है, कॉन्सोनेंस सेकंड स्टैंजा में, और वो लास्ट लाइन में डे, हार्ट और रिवर्ट। यानी कि किसी जो साउंड है, पर्टिकुलर साउंड यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, वो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मिडल में भी आ सकती है और एंड में भी। तो देखो, डी की साउंड यहाँ पर है स्टार्टिंग में, यहाँ पे है एंड में, और यहाँ पर भी क्या है? एंड में है। फिर हमारा जो लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है वो हो रही है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, और कहाँ यूज हुई है हमारी एलिट्रेशन वो भी देख लेते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का पता है आपको? जब सेम लेटर की साउंड रिपीट होती है, जरूरी नहीं यानी कि वो बिल्कुल अपने अल्टरनेट पे तो बिल्कुल क्लोजली वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही पास हो, थोड़ा सा दूर भी चल सकता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस में हैज हार्ट, यहाँ पे एच की साउंड है तो दोनों कुछ तो क्लोजली है, पास में है, दोनों की एक ही लाइन में ह की साउंड रिपीट हो रही है। दैट मीन्स इन दोनों वर्ड में जो हमारी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है? एलिट्रेशन। ठीक है, और भी देख लेते हैं। सेव्ड सम, यहाँ पर भी हमारी क्या है? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। तो इन दोनों में क्या हुआ हमारा? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइसेस यूज, एलिट्रेशन इज यूज्ड। तो जो हमने लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ी हैं वो क्या क्या पढ़ा? इंजाममेंट पढ़ा, यानी कि सेम सेंटेंस कंटिन्यू करता है ऑल लाइंस में। एलिट्रेशन मतलब कि जहां पर जो सिमिलर से साउंड है, ठीक है, वो। और फिर एजोनेंस है जहां पर वोवल साउंड प्रोमिनेंट होती है, कॉन्सोनेंस है जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है। तो इसमें जो हमारी जो पोएम है, एंटायर जो पोएम है, इसमें जो इसकी थीम है पोएम की वो क्या रही है? यहाँ पे ह्यूमन और नेचर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसकी बात की गई है कि कैसे जो नेचर है वो हील करता है, हेल्प करता है ह्यूमन को अपने नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी थीम है मेन वो क्या है कि नेचर और ह्यूमन के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि ह्यूमन के अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है कि मोस्टली जो हम पोएम्स हम पढ़ते हैं वो हम बर्ड्स कैसे ही लेते हैं, हम स्पैरो को ले लेते हैं, नाइटिंगेल को ले लेते हैं, लेकिन इस पोएम में पर्टिकुलरली किसको लिया गया? क्रो को लिया गया है, जिसको हम हमारे माइंड में सेट है कि वो एक नेगेटिव वोमेन है, बैड क्रिएचर है, और वो हमेशा डेस्पेयर, सोरो और ग्लूम का ही को ही इंडिकेट करता है, उसी को सिंबलाइज करता है। पर इस पोएम में क्या हुआ? उससे पॉजिटिविटी हमारे
पोइट के अंदर लेकर आया और उसने पॉजिटिव थॉट ही उसमें क्रिएट करे, उसका पूरा डे उसने सेव कर लिया। ऐसे ही हम लोग एक पॉइजनस ट्री है जिसको कि हम बुरा मानेंगे, ऑब्वियसली वो डिस्पेयर का सिंबल है, सैडनेस का सिंबल है, ग्लूम का सिंबल है और वो बैड सिंबल है, नेगेटिविटी लाता है। लेकिन इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारी इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए कि हमें किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कोई इनऑस्पिशियस थिंग भी हमारे लिए अच्छा कर सकती है, अच्छा कुछ चीज हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसका यूजफुल हमारे लिए आ सकती है, वो कुछ अच्छा हमारे लिए कर सकती है। तो पोइट ने वो हमारी थिंकिंग को चेंज करने के लिए हेमलॉक ट्री और क्रो को एज अ पॉजिटिव सिंबल यूज किया है। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी और जो लिटरेरी डिवाइस हमने यूज किए हैं उसको आप एक बार समझना, नोट डाउन करना और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।